हर साल गर्मियों में मैं अपने पापा के साथ कैंपिंग पर जाता हूं। वो तो पूरी जिंदगी कैंपिंग करते आ रहे हैं और पिछले साल से मुझे भी ये शौक लग गया। पिछली गर्मियों में हम एक नई जगह पर कैंपिंग करने के लिए ऑनलाइन खोज कर रहे थे। उस जगह की कोई तस्वीरें तो नहीं थीं, पर नक्शा देखना आसान था और रास्ते के बारे में बताया गया था कि रास्ता आसान है और वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती। शुक्रवार की सुबह हम निकल पड़े। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर हम ट्रेल पर चलने लगे। पहली पाव घंटे के बाद ही पता चल गया कि जो बताया गया था वो बिल्कुल सही नहीं था। रास्ते का कुछ हिस्सा काफी चढ़ाई वाला था और ज्यादातर रास्ता कीचड़ या झाड़ियों से भरा हुआ था, जिसने चलना काफी मुश्किल बना दिया। लेकिन हम वहां तक पहुंच ही गए थे तो हमने हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ाया और आखिरकार कैंप वाली जगह पर पहुंच गए। वो जगह जंगल से बिल्कुल अलग नहीं थी, जहां से कोई खास नजारा भी नहीं दिखता था। सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और अपना सामान रखने के लिए सिर्फ घास का एक ऊंचा भाग था। हमने अपना टेंट लगाया और लंच बनाया। मेरे पापा बात करने में काफी तेज हैं, तो पूरा दिन हम बातचीत ही करते रहे। सूरज ढलने लगा तो हम कैंप के पास पेड़ों के बीच सूखी टहनियां इकट्ठी करने लगे ताकि आग जला सके। बातचीत के बीच अचानक हमारे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। हम दोनों बात करना बंद करके घूम गए। जंगल फिर से शांत हो गया और हमें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। हालांकि आवाज दूर से नहीं आ रही थी, शायद 1 मील के फासले से। हम दोनों 30 सेकंड तक कुछ नहीं बोले, पेड़ों को घूरते रहे कि कहीं कोई हलचल तो नहीं दिखती। फिर वही आवाज आई, एक आदमी की चीख। वो चीख सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी खड़ी हो गई। उस चीख में दर्द और परेशानी थी, जैसे वो आदमी मुसीबत में हो। मैंने अपने पापा की तरफ देखा, जो काफी परेशान और उलझन में लग रहे थे। वो मुझे घुमाकर वापस कैंप की तरफ ले गए और जल्दी से आग जलाने लगे। हालांकि चीखें आती रहीं और आखिरकार मैंने पापा से पूछा कि क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं समझ सकती थी कि मेरे पापा हर पहलू पर गौर कर रहे थे। उन्होंने मुझे आग के पास ही रहने और इंतजार करने के लिए कहा। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने बताया कि वो थोड़ा आगे उस आदमी की आवाज की तरफ चलकर देखेंगे कि क्या पता चल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई दिखे तो उन्हें अपने पास न आने दूं। मैंने उनकी बात मानी और उन्हें उस आदमी की आवाज की तरफ जाते हुए देखती रही। 1 मिनट बाद वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या करती। किसी जरूरतमंद को अकेला छोड़ देना मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन हम जंगल के बीचों बीच थे, तो अगर कुछ हो जाता, मैं नहीं जानती। 10 मिनट बाद मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। सूरज भी तेजी से ढल रहा था और मेरे पापा का अभी भी कोई पता नहीं चला था। लेकिन अचानक चीखें बंद हो गईं। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। मुझे ये ख्याल आया कि शायद पापा उन्हें ढूंढकर उनकी मदद कर रहे हैं या फिर कुछ और हो गया। 10 और मिनट बीत जाने के बाद भी अंधेरा धीरे धीरे जंगल को ढकने लगा था और मेरे पापा का कहीं पता नहीं था। मैं घबराने लगी। मैं कैंप से थोड़ा दूर खड़ी होकर उसी तरफ जाने लगी जहां पापा गए थे। वहां अभी भी उन्हें कोई निशान नहीं मिला। थोड़ा और चलने के बाद मुझे सामने से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी, एक अजीब सी डरावनी सी घबराहट होने लगी। फिर ठीक उसी वक्त जब मुझे लगा कि वो सामने आ जाएंगे, मेरे बाईं तरफ से किसी ने मेरा नाम पुकारा। वो मेरे पापा थे, मेरी तरफ दौड़ते हुए और मुझे वापस जाने के लिए चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज में घबराहट और चिंता थी। इसलिए मैं जल्दी से कैंप की तरफ भागी और पापा मेरे पीछे पीछे आए। उन्होंने जल्दी से जरूरी सामान अपने बैग में डाला। उनके चेहरे पर जो भाव था वो मुझे आज भी साफ याद है। वो पूरा का पूरा डर और परेशानी था। हमने टेंट वहीं छोड़ दिए और पहले 1 मील तक दौड़े, फिर वापस अपनी गाड़ी तक तेज चलते रहे। गाड़ी चलाते हुए मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने वहां क्या देखा, वो आदमी कौन था और क्यों चिल्ला रहा था। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। आज तक वो उस बारे में कभी बात नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। जब भी मैं उस दिन का जिक्र करती हूँ, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उनका मुंह सख्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया।
अब मैं सिर्फ उन कदमों की आहट के बारे में सोचती हूँ जो मेरी तरफ आ रही थीं, और अगर मेरे पापा समय पर न आते तो क्या होता। अपने 2 कॉलेज दोस्तों रायन और जिमी के साथ मैं पास के जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर गया था। जंगल में घूमने का अनुभव सिर्फ जिमी को था, इसलिए रास्ते में वही हमें लीड कर रहा था। जंगल पार करने के बाद हमें नदी के किनारे एक खूबसूरत मैदान मिला। वहीं हमने अपना कैंप लगाया। वहां और कोई नहीं था। सब कुछ सेट करने के बाद हमने कैंप फायर जलाया और बियर पीकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे पेड़ों की लाइन के पास कुछ लोग दिखाई दिए। उनके गंदे कपड़े और बैग थे, जैसे वे जंगल में घुलने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन मुझे उनकी कोई बंदूक नहीं दिखी। शायद वे बहुत दूर थे। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन जिमी परेशान हो गया। उसने कहा कि इस जंगल में शिकार करना गैरकानूनी है और अभी शिकार का सीजन भी नहीं है। रायन ने तो उसका मजाक ही उड़ा दिया। कुछ देर बाद हमने सोने का फैसला किया। टेंट में सोने का मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे और मैं सोने की जद्दोजहद कर रहा था। अचानक तेज पैरों की आहट से मेरी नींद उड़ गई। लगा रायन या जिमी शौचालय गए होंगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कदम सिर्फ 1 या 2 के नहीं थे, 3 या शायद उससे ज्यादा लोग थे। वे एक लाइन में चल रहे थे। मैंने अपने टेंट की पतली दीवार को देखा, सोचा शायद उनकी लाइट दिखेगी, लेकिन कोई लाइट नहीं थी। उन्हें तो हमारा कैंप साफ दिख रहा होगा। समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हैं कौन। डर के कारण मैं सोने का नाटक करता रहा, बस उनकी आहट सुनता रहा। वे हमारे टेंटों के पास से निकल गए। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से अपना टेंट खोला और बाहर झांका। रायन भी अपने टेंट से बाहर निकल रहा था। हमने एक दूसरे को घबराए हुए देखा और फिर उन लोगों की तरफ देखा। वे अब दूर जा चुके थे, लेकिन दिख रहे थे। मैंने जल्दी से जिमी को जगाया और उसे सब बताया। जिमी तो हम दोनों से भी ज्यादा सहम गया, शायद इसलिए क्योंकि उसे कैंपिंग का अनुभव था और पता था कि ये कितना अजीब है। हमने तुरंत सामान समेटना शुरू कर दिया। वहां रुकने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सामान बांधते समय जिमी ने कांपती आवाज में कहा कि जल्दी करो। हमने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी निगाह का पीछा किया। पेड़ों की लाइन में अब 5 से 6 लोग खड़े होकर हमें देख रहे थे। अब तो मेरी भी घबराहट चरम पर थी। मैंने अपना सारा सामान बैग में ठुसा दिया और हम तीनों भाग निकले। रास्ते में हमने अपनी लाइट बंद रखी ताकि वे हमें ना देख लें। जंगल से निकलने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन किसी तरह हम वापस आ गए। ये लोग जंगल में क्या कर रहे थे, ये अब भी एक रहस्य है। लेकिन इतना तो पक्का है कि हमारा उनसे सामना कोई इत्तेफाक नहीं था। वापस आने के बाद भी घबराहट हमारे साथ थी। जंगल से निकलकर हम सड़क पर पहुंचे तो भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम सुरक्षित हैं। सुबह होते ही हमने पुलिस को सब कुछ बताया। उन्होंने जंगल में जाकर जांच करने की बात तो कही, लेकिन यह भी माना कि रात में बिना रोशनी के कुछ ढूंढ पाना मुश्किल होगा। कुछ दिनों तक तो यही सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहा, आखिर वो लोग कौन थे? जंगल में गैरकानूनी शिकार कर रहे थे या फिर कुछ और? हमने जंगल से कोई आवाज नहीं सुनी, न ही कोई गाली गलौज, बस कदमों की वो खौफनाक आहट। इस घटना के बाद जंगल कैंपिंग का शौक तो हमारे मन से हमेशा के लिए उतर गया। जिमी ने बताया कि जंगल में कभी कभी अजीब चीजें हो जाती हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। शायद वो यही कहना चाह रहा था। कुछ समय बाद रायन ने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि भागते वक्त उसे लगा कि एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा था। एक लंबा चौड़ा साया जो पेड़ के पीछे हिल रहा था। हम नहीं जानते वो उसकी कल्पना थी या उसने सचमुच कुछ देखा था। खैर, ये कहानी अधूरी ही रह गई। जंगल में हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई या किसी भूतिया चीज से, ये हम आज तक नहीं जान पाए। लेकिन इतना जरूर है कि वो रात हमें जिंदगी भर याद रहेगी। शहर के पास ही जंगल में मैं कैंपिंग करने गया था। वहां शांत वातावरण और खूबसूरत दृश्य मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं लंबी पैदल यात्रा का शौकीन नहीं हूं,
वह रास्ता जाना पहचाना था, पार्किंग से 30 मिनट की दूरी पर होता था और कैंप वाली जगह झील के पास थी। शहर छोटा होने की वजह से वहां एक समय में ज्यादा लोग नहीं होते थे, लेकिन इस बार वहां पहुंचने पर देखा कि एक आदमी का तंबू पहले से लगा हुआ था। वह झील किनारे घूम रहा था। उसकी उम्र करीब 40 साल लग रही थी। उसने स्विमिंग शॉर्ट्स और गंदा सफेद टी शर्ट पहना था। मैंने उसकी दूरी बनाकर अपना तंबू लगाया और फिर अलाव जलाने के लिए पत्थर इकट्ठा किए। उसी दौरान देखा कि वह आदमी घूर रहा है। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार देखने पर वही खड़ा होकर घूर रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने उसे करने के लिए हाथ हिलाया तो वह घूमकर झील किनारे चलने लगा। 20 मिनट बाद वह झील से दूर जंगल में चला गया। फिर मैंने आराम से कुर्सी लगाकर झील के किनारे बैठ गया। सूर्यास्त के समय अलाव जलाया और आसपास के जंगल को देखा। तभी दूर पेड़ के पास एक आकृति दिखी। गौर से देखने पर लगा वो सफेद शर्ट पहने वही आदमी है। वह दूर खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। अब घबराहट होने लगी थी कि वह कब से मुझे देख रहा है। मैं कुर्सी को अलाव के दूसरी तरफ ले गया ताकि उसे देख सकूं। वह जंगल में दूर खड़ा होकर 30 से 40 मिनट तक घूरता रहा। अंधेरा होने लगा और पेड़ों की छाया से उसे देखना मुश्किल हो गया। सिर्फ उसी दिशा में देख सकता था जहां वह खड़ा था। यह जानकर कि वह अभी भी बाहर है और घूर रहा है, मुझे बहुत घबराहट होने लगी। वह क्या कर रहा था? उसका तंबू लगा था, लेकिन लगा ही रहता था, कभी जाता नहीं था। डर इतना बढ़ गया कि वापस जाने का सामान समेटने लगा, लेकिन सोचा शायद वह पीछा कर ले। इसलिए वहीं बैठा रहा और अलाव जलाए रखा। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह वापस तंबू में नहीं आया और न ही पास आया। सुबह सूरज निकलने पर देखा कि वह कहीं नहीं है। मैंने जल्दी से सामान समेट लिया और वापस गाड़ी की तरफ चला गया। यह कहना मुश्किल है कि उस आदमी का इरादा क्या था। अगर मैं रात भर जागकर सावधान नहीं रहता तो पता नहीं मेरा क्या होता। शहर वापसी के बाद भी जंगल वाला अनुभव दिमाग से निकल नहीं रहा था। हर सफेद शर्ट या दूर से आती किसी आहट में मुझे वही आदमी नजर आता। रातों को नींद ठीक से नहीं आती थी। जंगल में अकेले रहने का शौक अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद मैंने अपने एक दोस्त को पूरा किस्सा बताया। उसने मेरी बात सुनकर गंभीरता से लिया। पुलिस को शिकायत करने की सलाह दी। हम दोनों पुलिस स्टेशन गए। वहां सब इंस्पेक्टर सिंह थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और फिर पूछताछ करने लगे। मैंने जंगल का रास्ता, उस आदमी का हुलिया और वहां देखी हर एक चीज के बारे में बताया। सुनने के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। उन्होंने आसपास के गांवों में भी पता लगाने की बात कही। यह सुनकर थोड़ा तसल्ली मिली। कुछ दिन बीत गए, फिर एक शाम को पुलिस स्टेशन से फोन आया। इंस्पेक्टर सिंह ने बताया कि उस इलाके में घूमने वाले एक आवारा आदमी के बारे में उन्हें पता चला है। वे जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। उम्मीद जगी। शायद वह आदमी वाकई में सिर्फ आवारा ही था, लेकिन फिर भी ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वह अकेले जंगल में मेरी तरफ घूर रहा था। कुछ और दिन इंतजार के बाद फिर इंस्पेक्टर सिंह का फोन आया। इस बार उनकी आवाज में खुशी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें वह आदमी मिल गया है। पूछताछ में पता चला कि वह वाकई में जंगल में आवारा घूमता रहता था। लोगों से दूर रहता था और कभी कभी अजीब हरकतें कर लेता था। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह अनुभव हमेशा के लिए जहन में बैठा रहेगा। जंगल की खामोशी अब सुकून नहीं देती थी, बल्कि एक तरह का खौफ पैदा करती थी।